तो आज हम लोग पढ़ेंगे ना कुछ बातें, अनुकूलन तो पढ़ लिए है ना, जो मनुष्य होता है या जो प्राणी होते हैं या जो पौधे होते हैं वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। तो इसमें आज का हेडिंग रहेगा पहला बहुत फेमस हेडिंग, जिसका नाम होगा मरुद्भिद पादप। तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मरुद्भिद जंतु। समझ रहे हैं ना? आज माने यही आपका टारगेट रहेगा। तो पहला हेडिंग बना लो सब लोग, मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन। मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन। तो मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन, मरुद्भिद का मतलब होता है मरुस्थल, जहाँ पर जल बहुत कम होते हैं, जहाँ पर पानी नहीं बरसता है। तो आखिर जो पादप होता है उसमें क्या क्या विशेषता पाई जाती है, जिसी का हम लोग जिक्र करेंगे। तो देखो, सबसे पहला बात है कि जो मरुस्थल में पाए जाने पौधे होते हैं उसके जड़ बहुत लंबी होती है, जमीन में बहुत अंदर तक धंसी रहती है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं उसके जड़ें बहुत लंबी होती है और जमीन के अंदर बहुत गहराई तक धंसी रहती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पर तो पानी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है नहीं। जड़ों को पानी खींचने के लिए पौधों को जड़ों को बहुत अंदर तक ले जाना पड़ता है। तो पहला तो ये क्वालिटी जाने। दूसरा आप ये जाने कि उसमें मूलरोम तथा मूलगोप विकसित होता है। मूलगोप का मतलब जानते हैं ना, जो जड़ के सबसे किनारे पाया जाता है और वही मिट्टी के अंदर जड़ को ले जाने में सहायता करता है। तो ये भी जाने। और वो कठोर और गठीला होते हैं। पत्तियाँ छोटी होती है। क्यों छोटी होती है मालूम है? जितने पत्तियाँ छोटी होंगी उतना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उतना ही माने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगा। क्योंकि आप जानते होंगे पेड़ पौधे में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो जल बाहर निकलता है ना। तो जितने पत्तियाँ छोटी होगी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतना ही कम होगा। उदाहरण में सबसे फेमस उदाहरण है नागफनी का पौधा। नागफनी का जो पौधा होता है मरुस्थल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और देखो, पत्तियाँ जो होती है कटेदार होती है, कांटों के रूप में होती है। क्यों होती है? पानी को बाहर ना निकले। और उसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण भी पाया जाता है। याद करो, पत्तियों के ऊपर ज़्यादा चपटा होती है, मांसल होती है, ये सब जानते हैं। जो पत्तियों में रंध्र होते हैं कम होते हैं। रंध्र माने स्टोमेटा, जितना ही कम रहेंगे ना उतना ही क्या है। अच्छा, कल क्वेश्चन है, जान से देता है। अरे मेहनत करता है लड़का। पत्तियों में रंध्र कम या धंसे हुए होते हैं। नागफनी ये सब आप कह सकते हैं। पत्तियों के ऊपर उपचर्म की मोटी परत पाई जाती है। ये जितने आपने देखा ना सब किसके लिए है मालूम है? पहले ही जानो कि मरुस्थल में पानी की मात्रा होती है कम। कम होती है तो पौधे को जीवित रहने के लिए तो पानी चाहिए। तो पौधे के अंदर एक ऐसा माने क्रियाकलाप वो कर लेते हैं, अपने आप को एक ऐसा व्यवस्था कर लेते हैं कि पानी जब उसके अंदर आ जाए तो फिर बाहर ना निकले। तो तमाम प्रकार के उसके अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है। तो लिख लो, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों में निम्नलिखित अनुकूलन होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पादपों में निम्नलिखित अनुकूलन होता है। निम्नलिखित अनुकूलन होता है। ठीक, सब लोग याद कर लो। आज पहला देखो, कोई भी पौधा का थोड़ी सी चित्र भी के माध्यम से बता रहे हैं कि अगर कोई पौधा है ना, तो पहला तो यही होगा कि जो पौधा है उस पौधे के जड़ें होती है बहुत लंबी और मिट्टी के अंदर क्या होती है, धंसी रहती है। देखो, ये मिट्टी होता है, ये पृथ्वी है, इसके नीचे बहुत लंबी, इसी को मूलगोप कहते हैं, जो सबसे अंतिम वाला सीधा पर दिखा रहा है। ठीक है, जो जड़ को रास्ता देती है मिट्टी के अंदर जाने के लिए। तो पहला क्वालिटी में लिखो मरुस्थलीय पादपों में जड़ें बहुत लंबी होती है। जड़ें बहुत लंबी होती है तथा मिट्टी के बहुत
गहरे स्थानों तक धंसी रहती है, धंसी रहती है। उदाहरण में तो नागफनी सबको याद होगा, सब लोग याद कर लो आज। दूसरा, इसकी क्वालिटी लिख लेना कि इसकी पत्तियां छोटी होती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन में पानी कम मात्रा में बाहर निकले, पानी कम मात्रा में बाहर निकले। तीसरा, पत्तियों में रंध्रों की संख्या कम होती है। रंध्रों को अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। रंध्रों की संख्या कम होती है तथा रंध्र पत्ती के अंदर धंसे रहता है। ये भी जल की मात्रा को कम करने के लिए पत्ती के अंदर धंसे रहता है। चौथा, पत्तियों के ऊपर एक मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। बचवा, पत्तियां जल की मात्रा को रोकने के लिए कांटों में बदल जाती है। देखो, पौधे वहां पर जो अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लिए, कैसे उसको जीना है, कैसे रहना है, अपने आप को सब बदल लिए। किस तरीके से हमें अपने लाइफ को जीना है, बिताना है। जितने भी पत्तियां हैं सब इस पानी को रोकने के लिए प्रक्रिया अपनाया गया कि पानी को कैसे रोकेंगे। सब पानी को रोकने के लिए प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो अगर कोई भी मरुस्थलीय पादपों के अनुकूलन के बारे में बात करेगा तो क्या आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सब लोग लिख सकते हैं इसको। जब भी मरुस्थलीय पादपों की बात करेगा तो बोलो। बस एक और बस आज का हेडिंग रहेगा। ये तो मरुस्थलीय पादपों की बात रही। सब लोग लिख लिए क्या? याद हुआ कि नहीं हुआ? याद कर लेना सब। अब जो बात होगी मरुस्थलीय जंतुओं की बात होगी। पानी चाल अब नहीं बना लो। मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन लिखा हो गया, लिखा गया जल्दी से लिखिए। मरुद्भिद जंतुओं में अनुकूलन। जंतुओं में अनुकूलन क्या क्या अनुकूलन पाया जाता है, हम उसकी बात करेंगे कि आखिर जो मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु, ये तो पादप की बात रही, पेड़ पौधों की बात रही। अब बात रहेगी जंतु की कि मरुस्थल में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उस जंतु में क्या क्या विशेषता पाई जाती है, उन जंतुओं में क्या क्या अनुकूलन पाया जाता है, और उन जंतु वह जो मरुस्थल में रहने वाले जंतु होते हैं कैसे जीवित रहते हैं। तो आप उसकी बात हो रही है कि मरुस्थल में रहने वाले जो जंतु होते हैं उसमें क्या क्या विशेषता पाई जाती है।
पहला बात सुनो सब लोग बाबू, कि मरुस्थली या रेगिस्तानी या बंजर क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं में दो प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। ठीक है, एक तो ये होता है कि जब उसमें पानी की कमी होती है, तो पानी की जब कमी होती है ना, तो अपने आप कैसे अपने ज़िंदगी को बना लेते हैं कि पानी की कमी को भरपाई कर लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि उसके अंदर सहनशीलता बहुत अधिक होती है। पानी कम रहेगा तभी वो जी लेंगे, सूखते नहीं हैं, या पानी के कमी के कारण वो मरते भी नहीं है। जितने भी जंतु हैं उनके अंदर सहनशीलता बहुत अधिक है। सहनशीलता के मरते हो, मान लो तुमको कोई आया मारा 2 फट्टा खींच के, तुमने उसको सहन कर, अब वही पर नाच के गिर गए तो तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं है इसका। दूसरा बात होता है कि मरुस्थलीय जंतु की कमी जल की आवश्यकता होती है, माने बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। जानते हो क्यों? अभी कंगारू चूहा का उदाहरण आपकी किताब में भी लिखा है कि उसके अंदर वसा पाया जाता है, उसके अंदर वसा पाया जाता है। जब पानी की कमी होती है तो वही वसा को विभिन्न क्रियाओं के द्वारा वो जल में बदल लेता है, फिर उसकी पानी की आवश्यकता है पूरी हो जाती है, पानी पीने की जरूरत भी नहीं होती है। कंगारू चूहा अपने उपापचय द्वारा बने जल पर निर्भर रहता है, वह कभी जल नहीं पीता है। इसमें उत्सर्जित पदार्थ को हटाने के लिए जल के बहुत कम आयतन की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं ना, तब पेशाब के द्वारा कुछ जल बाहर निकल जाता है, मैदान के द्वारा कुछ जल बाहर निकल जाता है। तो ऐसा कंगारू में नहीं होता, बहुत कम मात्रा में जल निकलता है, बहुत कम मात्रा में। अगर हम 1 लीटर पानी पिए तो आधा लीटर तो मैदान पेशाब बन के निकल जाता है, नहीं निकल जाता है, निकल जाता है। लेकिन कंगारू चूहा में ऐसा नहीं होता, बहुत कम मात्रा में जल। कई जंतुओं में मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता होती है। जैसे ऊँट अपने मूत्र को जल की उपलब्धता न होने पर रोक लेता है, इससे वह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। बताओ, ऊँट के तो बाप रे कुब्बर का नाम सुनेंगे, उसमें तो कई 200-500 लीटर पानी रहता है उसके अंदर। 1 हफ्ता तक वो पीने की जरूरत नहीं। देखो उसका अंदर इतना कैपेसिटी होता है कि अगर उसको लगता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी है तो अपने मूत्र को रोक लेता है, कई दिनों तक रुक लेगा। सही बात है भाई, अगर हम लोग मैदान न करें, पेशाब न करें, तो पानी कमी के शरीर में कौन जरूरत है भाई, कौन जरूरत है? देखते हो तुम तो मेरा लाइन लगाए रहते हो निकालने के लिए। सोचो तो नहीं, मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते। ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब गर्मी के कारण उनकी जो अंदर की क्रियाएं होती है निष्क्रिय कर लेते हैं। बहुत अधिक जब गर्मी पड़ती है ना तो निष्क्रिय कर लेते हैं, और जब गर्मी कम हो जाता है फिर अपना ठंडा का मौसम होता है फिर वो जीना शुरू कर देता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। तो लिखते हैं, लिखो, तो मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के अंदर क्या क्या अनुकूलन होता है आपने पढ़ा, आपने जाना, और कभी आप भुला नहीं सकते हैं। भुलाओगे कभी? कभी नहीं भुलाएंगे। चलिए तो पहला लिखते हैं। पहला, मरुस्थल में या रेगिस्तान में रहने वाले जंतु को कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, तथा उनके शरीर वहाँ रहने का अनुकूल भी होता है, अनुकूल भी होता है। पहला तो सब लोग जान गए, अपने शरीर को वहाँ रहने के वो अनुकूल बना लेते हैं जितने भी जंतु होते हैं। दूसरा लिखना कि जब इन जंतुओं को जल की आवश्यकता होती है तो वह अपने वसा के ऑक्सीकरण द्वारा
वो अपने वसा के आक्षेपण द्वारा जल और वसा के आक्षेपण द्वारा जल को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता। आगे लिखना कि जंतु तीसरा जल को नियंत्रित करने के लिए अपने मूत्र को कई दिनों तक रोक भी सकते हैं, कई दिनों तक रोक भी सकते हैं। कौन रोकता है? सबसे अधिक ऊँट रोकता है ना। उदाहरण में ऊँट लिख देना, उदाहरण में ऊँट। चौथा लिख देना, इन जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा उपस्थित होती है। लिखना जल की बहुत कम मात्रा उपस्थित होती है। किसमें? जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं उसमें। ये आज का 2 हेडिंग आपने पढ़ा। एक आपने पढ़ा मरुस्थलीय पादप, एक आपने पढ़ा मरुस्थलीय जंतु। क्या कोई दिक्कत हुआ क्या इसमें? सब लोग